जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज 12 मई की एसएससी एमटीएस की परीक्षा की शिफ्टों में जो सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पहला सवाल पूछा गया है कि सरोजनी नायडू को किस उपनाम से भी जाना जाता है, यानी कि सरोजनी नायडू का उपनाम आपसे पूछा गया है। स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं कि पयोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा सरोजनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? भारत कोकिला। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों, स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को। आपको याद होगा लता मंगेशकर जी को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो आपको याद होगा स्वर कोकिला कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पयोली एक्सप्रेस ये किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा इनको कहा जाता है पयोली एक्सप्रेस। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा जी बनी है। कमेंट कर बताएं ढिंग एक्सप्रेस ये किसको कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों, आपको याद रखना है लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल या सीमांत गांधी ये किसको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां। इसको भी आप याद रखें, आपकी परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुणडेल को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? आप सब जानते हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है इनको पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? 1956 ईस्वी को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप याद कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा है कि नारियल में कौन सा वसीय अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाते हैं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लॉरिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉरिक अम्ल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? टमाटर में। सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? दूध में। जो खट्टे पदार्थ होते हैं दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दोस्तों, जहां पर लैक्ट वर्ड आएगा आपको याद रखना है वो दूध से संबंधित होगा। मैलिक अम्ल ये कहां पाया जाता है? सेब में। अब दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण अम्ल मैं आपको और नोट करा देता हूं। आपको दोस्तों याद होगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कहां पाया जाता है? लाल चींटी में पाया जाता है। इसके अलावा सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल ये कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको दोस्तों याद होगा ये नींबू में पाया जाता है। कहाँ पर? नींबू में पाया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ये कहाँ पर पाया जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना ये इमली में पाया जाता है। कहाँ पर? इमली पर पाया जाता है। और दोस्तों एक होता है एसिटिक अम्ल, ये दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ये 4 से 5 चीज़ें आपको नोट करके रखनी, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि लोथल स्थान किस नदी की उपनदी के किनारे स्थित है? बहुत ही सवाल को घुमाकर पूछा गया है। साबरमती नदी, बेतवा नदी, भोगवा नदी, झेलम नदी। आपको याद रखना है अगर आपके ऑप्शन में साबरमती नदी या भोगवा नदी कोई सी भी नदी दे रखी है तो आपका वही आंसर होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? साबरमती नदी। आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। साबरमती नदी की उपनदी कौन सी है? भोगवा नदी। लेकिन दोस्तों बच्चे कह रहे हैं कि साबरमती नदी ऑप्शन में दे के रखा था, तो वही आपका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि बादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? अच्छा सवाल है। अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है बादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? बाबर के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं अकबर। अकबर के द्वारा दोस्तों क्या क्या बनवाया गया? तो आपको मैंने बताया था बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया है? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, सतलुज नदी, पेरियार नदी। बहुत ही सिंपल सवाल था, आपने इसका आंसर दे दिया होगा। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बांध मैं आपको और नोट करा देता हूँ, इनको आप नोट कर लें। कृष्णा नदी, इस पर कौन सा बांध पाया था? अलमाटी बांध।
अलमाटी बांध कौन सी नदी पर पाया जाता है? कृष्णा नदी पर। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर पाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है ये भी कृष्णा नदी पर पाया जाता है। इसके अलावा कावेरी नदी पर दोस्तों क्या पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जल प्रपात ये किस नदी पर पाया जाता है? ये कावेरी नदी पर पाया जाता है। पेरियार नदी, इस पर कौन सा बांध पाया जाता है? इडुक्की बांध, इडुक्की बांध ये किस नदी पर पाया जाता है? ये दोस्तों पेरियार नदी पर पाया जाता है। इसके अलावा अब आपको कमेंट कर कर बताना है महानदी, इसके ऊपर दोस्तों कौन सा बांध पाया जाता है? इसका जवाब कमेंट कर कर आपको देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? सिंपल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा है, आप सबको पता है मोहिनीअट्टम, इसका संबंध किससे है? केरल से है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें, ये केरल से संबंधित है। आपको मैंने बताया था कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है? केरल से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपका एसएससी का एमटीएस का एग्जाम भविष्य में बाकी है तो आप एक भी एनालिसिस मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में एनालिसिस से 8 से 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों आपको सबको पता है जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, यानी कि एक दूसरे की नियुक्ति से संबंधित कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति, इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि आर्टिकल 108 में क्या है? ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, इसको बुलाता कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति इसको बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक में कौन भाग नहीं लेता है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको याद रखना है इसके अंदर उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। कमेंट करके बताइएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका जवाब क्या होगा? ये कौन से आर्टिकल में दोस्तों ये दिया गया है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? दोस्तों यहाँ पर स्थापना नहीं पूछी गई है, यहाँ पर शुरुआत पूछी गई है। तो आपके ऑप्शन में अगर एनी बेसेंट दे के रखा था तो एनी बेसेंट आपका सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आपको ध्यान में रखना है मैडम H.P. वेलातस्की और दोस्तों कर्नल M.S. ओलाकार्ट। तो दोस्तों आपको ये 2 नाम याद रखने हैं, ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। बात करते हैं सरोजनी नायडू, इनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। कब का है? 1925 का है कानपुर अधिवेशन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं? भारत कोकिला, आपको याद होगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू, लेकिन कांग्रेस की केवल पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो आप सबको पता है ये 4 वर्षों के अंतराल में होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल क्या पूछा गया, देखते हैं। ऋतु संहार निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक है, वात्स्यायन की पुस्तक है, विष्णु शर्मा की पुस्तक है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों ऋतु संहार ये किसकी पुस्तक है? ये कालिदास की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों एक सवाल मैंने सुबह वाली शिफ्ट में गलती से कुछ और बता दिया है। आपसे दोस्तों पूछा गया था कि पद्मावत किसकी रचना है, तो आपको ध्यान में रखना है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये आंसर दोस्तों हमारे द्वारा अलाउद्दीन खिलजी बता दिया गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, मानवीय भूल के लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। ऋतु संहार दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है कालिदास की पुस्तक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पाणिनि, ये दोस्तों अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इसके अलावा वात्स्यायन, इनके द्वारा दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी गई है? वात्स्यायन के द्वारा जल्दी से कमेंट करके बताएं, वात्स्यायन के द्वारा दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। विष्णु शर्मा, इन्होंने दोस्तों
तंत्र। पंचतंत्र के दोस्तों किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। आपको वात्स्यायन से संबंधित बताना ही दोस्तों किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट कर आपको बता देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि एक वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको नाम याद रखना है 360 डिग्री, यानी कि सूर्य कुमार यादव। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? अच्छा लेवल का सवाल पूछा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है माइकल फेल्प्स। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। विश्वनाथ आनंद, ये किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है विश्वनाथ आनंद। और शतरंज डे का मनाते हैं 20 जुलाई को मनाते हैं चेस डे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मैग्नस कार्लसन, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी शतरंज से ही है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि छठ पूजा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अच्छा सवाल था। आपको पता होगा छठ पूजा कहाँ पर मनाते हैं? बिहार में। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कमेंट करके बताएं जम्मू कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? कई बार मैंने आपको बताया है, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। सवाल पूछा गया कि गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाते हैं? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, तेग बहादुर या गुरु नानक देव? तो आपको ध्यान में रखना है गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाते हैं? गुरु नानक देव। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको याद करके रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि अटल पेंशन योजना की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष। इसकी दोस्तों कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? 60 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि प्राकृतिक रबड़ को संरक्षित व मुलायम करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजनीकरण, वल्कनीकरण, उदासीनीकरण, आयनीकरण। तो आपका सही आंसर क्या होगा? वल्कनीकरण। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ की बात आई है, तो आपको याद रखना है इसका बहुलक किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन ये किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ का। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों प्रोटीन का बहुलक क्या है? प्रोटीन का, तो आपको ध्यान रखना अमीनो अम्ल ये प्रोटीन का बहुलक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट करके चलें। दोस्तों न्यूक्लियोटाइड ये किसका बहुलक है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया है कि विशेष रूप से तालाबों में मत्स्य पालन क्या कहलाता है? दोस्तों कल परसों में सवाल पूछा गया था कि पिसीकल्चर का संबंध किससे है, तो आपको याद होगा दोस्तों ये मछली पालन से है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों पिसीकल्चर से संबंधित है। विशेष रूप से जो तालाब होते हैं, जो पॉन्ड होते हैं, उनको दोस्तों संरक्षित किया जाता है और उनमें मछली पालन किया जाता है। क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। वर्मी कल्चर, इसमें क्या होता है? केंचुए की खेती होती है। इसमें किसकी खेती होती है? केंचुए की खेती होती है। केंचुआ और सांप इन दोनों को किसानों का मित्र कहा जाता है, आपको याद होगा। सेरीकल्चर है, इसके अंदर दोस्तों क्या होता है? रेशम कीट पालन किया जाता है। और दोस्तों एक होता है विटीकल्चर, इसमें अंगूर की खेती होती है। किसकी? अंगूर की खेती होती है। दोस्तों एपीकल्चर, कौन सा? एपीकल्चर में क्या होता है? तो आपको याद होगा शहद, मधुमक्खी पालन। ये दोस्तों मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है, एपीकल्चर है। अब आपको कमेंट करके बता देना है कि एपीग्राफी इसका संबंध किससे है। अच्छे लेवल का सवाल है, एसएससी ने कई बार इस सवाल को पूछा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल दोस्तों कहा गया, ये दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए थे, उनके ऊपर आइए फटाफट निगाह डाल लेते हैं। 18 सवाल ही दोस्तों हमको मिल पाए थे अगली शिफ्टों में। आइए दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट के सारे सवाल हम एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको मैंने सुबह इसका एनालिसिस करा दिया, अगर आपने इसका एनालिसिस ना देखा हो तो जरूर देख लें, पूरी व्याख्या करवाइए एक एक सवाल की। दोस्तों ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आप सबको पता है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा था? अनुच्छेद 23। मैंने आपको सुबह क्या क्या बताया था? अगर दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा है तो आर्टिकल 23, याद है। अगर आपसे बलात् श्रम पर रोक पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 23, मानव अंगों की तस्करी पर रोक पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 23। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि छोटे बच्चों से आप कारखानों में कार्य नहीं करा सकते हैं, दोस्तों श्रम पर निषेध है, तो दोस्तों कौन सा? आर्टिकल नंबर 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता किसके अंदर है? 25 से 28 के अंदर है। और 21 के अंदर क्या है? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। ये हमने सुबह डिस्कस कर लिया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 23। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि फूल के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है स्त्री केसर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सुबह वाली दोस्तों सवाल में शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों एक बच्चे ने कमेंट किया था कि इसका आंसर 145 होगा, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो दोस्तों क्या होता? अनुच्छेद 129 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 214 है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तो अनुच्छेद 215 है। इन चारों सवालों को आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको याद होगा ये तबला वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दप्पू डांस का संबंध किस राज्य से है? तो आपको ध्यान में रखना है। आपके ऑप्शन में आंध्र प्रदेश देखे रखा था, तो यही आपका सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि नवंबर 2022 में आयोजित T20 सीरीज का कप्तान कौन है? ये दोस्तों सीरीज कहां पर हुई थी? ये दोस्तों न्यूजीलैंड में हुई थी। इसके कप्तान कौन बने थे? हार्दिक पांड्या। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। हार्दिक पांड्या ये दोस्तों कौन सी नई टीम के कप्तान है? गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं। और दोस्तों KL राहुल कौन से? लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान हैं। इसको आप याद कर लें, सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि LPG स्कीम पहल से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो हमने सुबह डिस्कस किया था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पर देखे रखा हुआ है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। सवाल बने अगर आपसे GI टैग दोस्तों कौन मंत्रालय देता है? तो आपको ध्यान में रखना है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कमेंट करके बताइएगा कि GI टैग का अधिनियम कब का है। मैंने कई बार इसको नोट कराया है। पहला GI टैग 2004 में दोस्तों कहाँ पे? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अब दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की बात आई है तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टार्टअप डे, यानी कि जो 16 जनवरी को मनाते हैं स्टार्टअप डे, उसकी पहल किससे संबंधित है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। केरल के नववर्ष को क्या कहते हैं? तो हमने सुबह डिस्कस किया था विशु कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पुरंदर संधि का संबंध किस वर्ष से है? तो हमने सुबह डिस्कस किया था 1665 में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सन 1773 से 1775 के बीच में गवर्नर जनरल कौन था? तो हमने सुबह दोस्तों इसको बहुत विस्तार से बताया था आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया था कि लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, औरंगाबाद, पटना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। औरंगाबाद का नया नाम बदलकर क्या हो चुका है? संभाजी नगर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया है कि दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक 2022 में क्वालिफाइंग खिलाड़ी कौन है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप टाइपिंग रहता है, इसको आप ठीक कर लेंगे। क्वालिफाइंग खिलाड़ी कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों हैं आरिफ खान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फातिमा शेख का संबंध किस क्षेत्र से था? तो मैंने आपको सुबह बताया था दोस्तों पहली मुस्लिम अध्यापिका कौन बनी थी? फातिमा शेख। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई है? तो 20 बार बता चुका हूँ। तो कहाँ पर हुई है? मुंबई के अंदर हुई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। महाराष्ट्र में दोस्तों क्या हुआ है? सत्यशोधक समाज किसने किया है? महात्मा ज्योतिबा फुले। उनकी पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि भारतीय सीमा पर सड़क बनाने का कार्य किसका है? तो आपको याद होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला सवाल पूछा गया कि देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया गया कर क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है उत्पादित कर कहलाता है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये सब सवाल मैंने सुबह की शिफ्ट में करा दिए, इसलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन और उसके आंसर मैं बताते चल रहा हूँ। अगर आपको इसकी व्याख्या देखनी हो तो दोस्तों आप सुबह वाली शिफ्ट का क्लास जरूर देखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मैंने सुबह बताया था आपको बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, ये सब कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप याद कर लें। दोस्तों मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाते हैं लाई हरोबा, लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, मणिपुर में। इसको भी आप याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि पद्मावत पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। दोस्तों इस सवाल को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इसको दोस्तों आप ठीक कर लेंगे। इसका आंसर हमारे द्वारा अलाउद्दीन खिलजी बता दिया गया था। इसको आप माफ़ी चाहूँगा, मानवी भूल के लिए आप मुझे माफ़ कर देना। ये सवाल दोस्तों पद्मावत पुस्तक किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सही आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। जिन बच्चों ने यह जवाब दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, हमारे द्वारा त्रुटि हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व किस प्रकार मापा जाता है। तो हमने सुबह डिस्कस किया था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दौरान दोस्तों इसको मापन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं आपका जीके का लेवल मॉडरेट लेवल आ रहा है, ना ज़्यादा कठिन आ रहा है ना ज़्यादा सरल आ रहा है, मॉडरेट लेवल का आ रहा है। अगर दोस्तों आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस का कोई सा भी एग्जाम है तो हमारे द्वारा डाले गए जितने भी एनालिसिस हैं उनको आप एक बार जरूर देख कर जाएं। आपको श्योर 8 से 10 सवाल आपको उन्हीं एनालिसिस से आपको मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर दीक्षित एजुकेशन अड्डा वो आप सर्च कर वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों इसका आंसर भी मैं आज लगाकर भेजने वाला हूँ, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखना।